जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2023। दोस्तों ये 2023 टेस्ट सीरीज दृष्टि आईएएस के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है। दोस्तों ये टेस्ट नंबर आज का हमारा 5 है, जिसे हम आसानी से पूरे टेस्ट को हल करेंगे। दोस्तों आपको क्लास को अंत तक देखना है और अंत तक देखकर आपको बताना है आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज के क्लास को। दोस्तों आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है। आज की क्लास का दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था शुरू करने का प्रयास किया गया था। दोस्तों याद रखना, जो दोस्तों कौन सा अधिनियम था जिसमें सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था शुरू की गई। तो दोस्तों आंसर याद रखना इसका आंसर है ऑप्शन ए, चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी। याद रहेगा दोस्तों। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा? अगला प्रश्न है, भारत के संबंध में न्यायिक सक्रियता की अवधारणा है। दोस्तों याद रखना इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका दोस्तों आंसर है ऑप्शन सी, न्यायपालिका कानून की व्याख्या इस तरह से करती है जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है और हाशिए पर स्थित समूहों के अधिकारों की रक्षा करती है। याद रहेगा, भारत के संबंध में जो न्याय सक्रियता है उसके बारे में पूछा हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दोस्तों अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के बारे में पूछा हुआ है। तो दोस्तों याद रखना, भारत का जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च नागरिक होता है, यानी कि प्रथम नागरिक होता है। दोस्तों इसमें पहला कथन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी योग्यता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद है 58, 58 अनुच्छेद में इनकी योग्यता का वर्णन किया गया है। लेकिन दोस्तों जो अनुच्छेद 52 है इसमें क्या उल्लेखित किया गया है? तो इसमें उल्लेखित किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में किया गया है। तो दोस्तों ये वाला तो हमारा कथन एकदम गलत हो जाएगा। याद रखना, दोनों में इनमें गलत दे दिया है। और दूसरा कथन है, भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया। दोस्तों ये सही है, क्योंकि भारत में अभी भी किसी पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। सही कथन क्या है? केवल 2 सही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, किस तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंचाई के लिए नाली के पानी का उपयोग करने की योजना तैयार करने का निर्णय लिया है। दोस्तों याद रखना, जो सिंचाई होती है खेतों में उसमें नाली के पानी का उपयोग करने का निर्णय लिया है। दोस्तों ये योजना कब तैयार की गई है? तो दोस्तों याद रखना, ये 3 सितंबर 2022 को तैयार की गई है। ऑप्शन ए राइट होगा, 3 सितंबर 2022 को। याद रखना। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने द ग्लोबल एस्टीमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी शीर्षक पर रिपोर्ट जारी किया है। तो दोस्तों इस शीर्षक पर रिपोर्ट किसने जारी किया है? ये किया है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने द ग्लोबल एस्टीमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी शीर्षक पर रिपोर्ट जारी किया है। याद रहेगा, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता हेतु कार्य करेंगे। तो दोस्तों याद रखना, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये कहता है अनुच्छेद 144। 144 में कहता है। याद रहेगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में 2 कथन दे रखे हैं और पूछा हुआ है कौन सा कथन सही है। दोस्तों इसमें हमारा पहला कथन है, चुनावी बॉन्ड को भारत के निवासियों और भारत में स्थापित तथा निगमित इकाइयों द्वारा खरीदा जा सकता है। दोस्तों ये वाला बिल्कुल कथन है। जो दोस्तों चुनावी बॉन्ड है वो भारत के निवासियों द्वारा
और स्थापित नियमों इकाइयों द्वारा खरीदा जा सकता है। पहला एकदम राइट है। दूसरा है दोस्तों, कोई भी राजनीतिक दल जिसने पिछले राज्यसभा चुनाव में पड़े कुल मतों में से कम 1% मत हासिल किए हों, वह चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने के लिए पात्र है। दोस्तों इसमें ये वाला भी कथन हमारा सही है, लेकिन दोस्तों इसमें राज्यसभा दे दिया गया है, लेकिन राज्यसभा नहीं। इसमें क्या होना चाहिए था दोस्तों, यहाँ पर राज्यसभा की जगह लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा होना चाहिए था। लोकसभा या फिर विधानसभा होनी चाहिए थी, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। वैसे सारा सही है, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा की जगह हमें लोकसभा या विधानसभा होना चाहिए था। लोकसभा में या फिर विधानसभा में 1% मत हासिल किए होने चाहिए थे, तब दोस्तों ये धन प्राप्त करने के लिए होगा। इसमें आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा केवल ए ऑप्शन राइट होगा, केवल एक सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है, 2 सितंबर 1946 को गठित भारत की अंतरिम सरकार के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों हमें सही उत्तर का चयन करना है और सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है इसका। तो चलिए दोस्तों इसके मिलान कर लेते हैं। पहला है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो खाद्य एवं कृषि से संबंधित विभाग से संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग से संबंधित थे। दोस्तों जगजीवन राम ये दोस्तों श्रम विभाग से संबंधित थे, श्रम विभाग से जगजीवन राम। लियाकत अली खान ये दोस्तों वित्त विभाग से संबंधित थे, वित्त विभाग से लियाकत अली खान संबंधित थे। सी राजगोपालचारी दोस्तों ये शिक्षा एवं कला से संबंधित थे, शिक्षा एवं कला से संबंधित थे। सी राजगोपालाचारी ये शिक्षा एवं कला विभाग से संबंधित थे। दोस्तों इसका क्या आंसर होगा देख लेते हैं। दोस्तों ए पर हमारा 2 है और बी पर 1 है और सी पर 4 है हमारा और डी पर 3 है। तो 2 1 4 3 ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किन 2 मिशनों ने मंगल ग्रह के आकाश में पैची प्रोटॉन अरोरा पाए हैं? दोस्तों याद रखना, पैची प्रोटॉन अरोरा पाए हैं। ये दोस्तों किन ग्रह ने पाए हैं? तो वो पाए अमीरात मंगल मिशन और मावेन। अमीरात मंगल मिशन और मावेन ने ये प्रोटॉन अरोरा पाए हैं। किस पर? मंगल ग्रह के आकाश में। याद रहेगा दोस्तों 3 और 4 हमारे ऑप्शन इसमें राइट हो गए, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, बाजरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? दोस्तों याद रखना, बाजरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? तो वो है राजस्थान का। पहला स्थान राजस्थान का है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने 11 सत्र 2 साल 11 महीने और कितने दिनों में पूरे किए थे? ये हमारा सवाल है। तो दोस्तों याद रखना, ये 11वां सवाल है, वो है संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था, तो दोस्तों वो है 2 साल 11 महीने और 18 दिन, पूरे 18 दिन में पूरा हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल के तौर पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों जब कोई राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसके संदर्भ में 2 कथन दे रखे हैं, पूछा हुआ है। पहला कथन है दोस्तों हमारा, व्यक्ति की आयु 25 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। दोस्तों हम सभी को पता है राज्यपाल बनने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 35 वर्ष। 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, इसलिए हमारा दोस्तों पहला कथन इसमें गलत है। दूसरा है, उसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। दोस्तों ये वाला एकदम राइट है। दोस्तों क्यों राइट है? तो दोस्तों याद रखना, जो राज्यपाल है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है, तो उसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? तो दोस्तों वो था 7वां संविधान संशोधन। याद रहेगा 7वां संविधान संशोधन
1956 में किया गया था। इसके द्वारा कोई भी राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। याद रहेगा, 7वां संविधान संशोधन 1956, याद रहेगा दोस्तों। क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा सही कथन पूछा हुआ है। क्या आंसर होगा? केवल एक, पहला गलत है और दूसरा सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 सही है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, काल क्रमबद्ध क्रम में निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों इन राष्ट्रपतियों को इनके कार्यकाल के आधार पर हमें व्यवस्थित करना है। पहले हमारे जाकिर हुसैन। दोस्तों याद रखना, जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल है वो 1967 से 1969 तक था। कब तक था? 1967 से 1969 तक ये इनका कार्यकाल है। तो दोस्तों हमारे पहले नंबर पे तो ये आ जाएंगे। उनके बाद है KR नारायण। दोस्तों इनका कार्यकाल रहा है 1997 से 2002 तक। याद रहेगा, 1997 से 2002 तक। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे KR नारायण आ जाएंगे। उनके बाद है APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों इनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा है। ये 3वें नंबर पर आ जाएंगे। 2002 से 2007 तक APJ अब्दुल कलाम का कार्यकाल रहा है। उसके बाद है लास्ट हमारा है 4 नंबर पर आ जाएंगे रामनाथ कोविंद। इनका कार्यकाल दोस्तों 2017 से 2022 तक रहा है। 2017 से 2022 तक। दोस्तों क्रम क्या हो जाएगा हमारा? 1 3 2 4। 1 3 2 4 कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन ए में देखें तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारे राइट आंसर हो जाएगा। याद रहेंगे इनके कार्यकाल, याद रखना। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम अनुनिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? दोस्तों पूछेंगे इनमें से कौन से कथन सही है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और वित्त एवं विकास निगम अनुनिगम के संदर्भ में कौन से कथन सही है देख लेते हैं। 2 कथन दे रखे हैं और पूछा हुआ है कौन सा कथन सही है। दोस्तों इसने अधिकतम आय सीमा की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। इसने जो है अधिकतम आय सीमा की शर्त को समाप्त कर दिया है, एकदम राइट है। दूसरा है 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों ये वाले भी राइट है। इसमें दोस्तों हमारे दोनों कथन सही हैं। जब दोनों कथन सही है तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? दोस्तों याद रखना, 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये किसने जीता है? तो ये जीता है तदाशी हटोरी। तदाशी हटोरी ने 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। दोस्तों ये किसके लिए जीता है? तो ये है नेत्र रोग विशेषज्ञ। नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं ये, और ये जापान के हैं। कहाँ के हैं? जापान के हैं। कौन? तदाशी हटोरी। तदाशी हटोरी जापान के रहने वाले हैं। 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इन्होंने जीत लिया है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का अंग है? दोस्तों राजनीतिक कार्यपालिका का अंग पूछा हुआ है। तो दोस्तों इसमें हमें एक बात याद रखनी है, राजनीति से संबंधित कब होता है? जहां पर मतदाता के द्वारा चुने जाएं, यानी कि उन्हें मतदान प्राप्त हो, वो क्या होंगे? राजनीतिक कार्यपालिका का अंग होंगे। तो दोस्तों इसमें जिला कलेक्टर और ये गृह मंत्रालय सचिव और ये पुलिस महानिदेशक, ये दोस्तों सिविल सर्विस में आते हैं। लेकिन जो गृह मंत्री हैं ये मतदाता के द्वारा चुने जाते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर इसमें हो जाएगा, गृह मंत्री। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, संविधान का कौन सा भाग संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन हेतु संसद की शक्तियों से संबंधित है? दोस्तों हमसे पूछ लिया गया है प्रश्न में डायरेक्ट, संविधान संशोधन कौन से भाग में है? संविधान संशोधन ये दोस्तों हमारे भाग 20 में है। ऑप्शन डी राइट होगा। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। लेकिन दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद है 368, 368 ये इसका अनुच्छेद है। दोस्तों अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये कहाँ से लिया गया है, तो ये दोस्तों साउथ अफ्रीका से लिया गया है। साउथ अफ्रीका से ये लिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो दोस्तों संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति थी
उनके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सरदार पटेल। सरदार पटेल इनके अध्यक्ष थे। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? दोस्तों विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला ये दोस्तों कौन बनी है? तो याद रखना पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों याद रखना ये बनी है पहली महिला अपेक्षा फर्नांडीज। अपेक्षा फर्नांडीज बनी है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? दोस्तों याद रखना इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों वो करेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल की मेजबानी करेगा, याद रहेगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से दोस्तों कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है भाग दूसरा ये नागरिकता से संबंधित है, एकदम राइट है। भाग 3 ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 9 ये पंचायत से संबंधित है, यही सही है। भाग 15 दे रखा है दोस्तों, ये राजभाषा से संबंधित है, ये वाला एकदम गलत है दोस्तों। राजभाषा से संबंधित दोस्तों कौन सा भाग है? तो याद रखना राजभाषा से संबंधित ये कौन सा भाग दे रखा है? तो राजभाषा से संबंधित दे रखा है हमारा भाग है 17। भाग 17 ये राजभाषा से राष्ट्रीय भाषा या राजभाषा से संबंधित दे रखा है, तो इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। हमसे पूछा हुआ है गलत कथन, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, नीचे दिए गए जिनमें से एक अभिकथन तथा दूसरा कारण आर है। अभिकथन ए है और कारण आर है, इनमें से बताना है हमें कौन से कथन सही है कौन से गलत है। पहला है दोस्तों अभिकथन, राज्य का न्यायिक कार्यपालिका मुख्यमंत्री होता है। दोस्तों ये वाला गलत है। क्यों? दोस्तों जो मुख्यमंत्री होता है वो वास्तविक कार्यकारी अध्यक्ष होता है। कौन? राज्य का कौन? मुख्यमंत्री। तो ये वाला गलत हो जाएगा। दूसरा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। दोस्तों ये वाला राइट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। दोस्तों इसका अनुच्छेद याद रखना, अनुच्छेद है 164 164 इसका अनुच्छेद है 164 इसका अनुच्छेद है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। दोस्तों पहला गलत है, कथन ए गलत है और कारण आर सही है। तो दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ए गलत है आर सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में 4 कथन दे रखे हैं और पूछा हुआ है इसमें से कौन से कथन सही है। देख लेते हैं दोस्तों चारों कथनों को। दोस्तों पहला कथन है, भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्यों को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। दोस्तों औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। दोस्तों ये वाला एकदम सही है। दूसरा है, विधायिक शक्तियां के माध्यम से वह पहले सत्र में संसद को संबोधित कर सकता है। दोस्तों ये वाला भी राइट है। दोस्तों तीसरा है, कार्यकारी शक्ति के माध्यम से वह अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकता है। दोस्तों ये वाला गलत है। चौथा है, वह अपनी कूटनीतिक शक्ति के द्वारा सेना प्रमुख की नियुक्ति कर सकता है। दोस्तों ये वाला भी गलत है। दोस्तों वह अपनी कूटनीतिक शक्ति के द्वारा सेना प्रमुख की नियुक्ति नहीं कर सकता। ये वाले 2 गलत हैं और ऊपर वाले 1 और 2 सही है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने नए डेयरी संयंत्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में दोस्तों 9 डेयरी संयंत्र खोले जाने की घोषणा की गई है, याद रहेगा 9। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर ने पहले
होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो दोस्तों याद रखना, ये दुबई ने की है। किसने की है? दुबई ने। दोस्तों अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मिशन शामिल नहीं है? दोस्तों NAPCC के तहत इसमें से कौन सा मिशन शामिल नहीं किया गया है? तो वो नहीं किया गया है राष्ट्रीय तटीय मिशन शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन और सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, ये वाले शामिल किए गए हैं तीनों, लेकिन ये ऑप्शन सी शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? दोस्तों इसमें से पहला कथन है दोस्तों, अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। दोस्तों एकदम राइट है। इसके पास दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियां होती हैं और इसकी कार्यवाही का चरित्र न्यायिक होता है। दोस्तों ये भी राइट है। इसमें दोस्तों दोनों कथन राइट है। दोस्तों याद रखना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 1993 में 12 अक्टूबर को। दोस्तों इसमें दोनों कथन राइट है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी 2 विशेषताएं अमेरिका के संविधान से ली गई हैं? दोस्तों अमेरिका के संविधान से कौन सी विशेषताएं ली गई हैं? तो दोस्तों मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से और न्यायिक समीक्षा, ये भी अमेरिका के संविधान से ली गई हैं, यानी कि 1 और 3। 1 और 3 ऑप्शन बी में देखा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक कर्तव्य ये USSR यानी कि रूस से लिए गए हैं, सोवियत संघ से 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़े गए थे। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से ली गई है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। दोस्तों बात करें अमेरिका के संविधान की ओर, तो दोस्तों इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी अमेरिका के संविधान से ली गई है विशेषताएं। तो ये दोस्तों हमारा ऑप्शन भी इस प्रकार इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज बना है? तो दोस्तों याद रखना, नीलांबुर, वारंगल, त्रिशूल, ये तीनों क्या बने हैं? लर्निंग सिटीज बने हैं यूनेस्को के, लेकिन वाराणसी नहीं बना है। तो दोस्तों नीलांबुर और त्रिशूल ये दोस्तों केरल के हैं, नीलांबुर और त्रिशूल ये केरल के हैं। और दोस्तों वारंगल ये तेलंगाना का है। इनके राज्यों के नाम भी याद रखना, वारंगल तेलंगाना का, नीलांबुर ये दोस्तों कहाँ का है? ये केरल में है, और त्रिशूल ये भी केरल में है। तो 1, 3, 4 ऑप्शन सी में देखें तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1, 3, 4 ऑप्शन सी में देखें, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहले तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस बांध पर किया गया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पर पहले फ्लोटिंग जो दोस्तों उद्घाटन किया गया है सौर ऊर्जा का, वो किया गया है रेहंद बांध पर। रेहंद बांध पर इसका जो किया उद्घाटन किया गया है दोस्तों 750 करोड़ रुपए की लागत से, 750 करोड़ की लागत से शुरू किया गया है। 150 मेगावाट बिजली उत्पादन होगी, विद्युत उत्पादन होगी कितनी? 150 मेगावाट, ये भी याद रखना। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए? तो दोस्तों ये सभी आप सभी को पता होगा, प्रस्तावना में संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 1976 में ये हुआ था, 1976 में ये संविधान संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। राज्य विधानमंडल के बारे में दोस्तों 4 कथन दे रखे हैं, देख लेते हैं कौन कौन से कथन इसमें सही होंगे। दोस्तों पहला कथन है इसमें, विधान परिषद की किसी साधारण विधेयक को 4 महीने के लिए रोक सकती है। एकदम राइट है दोस्तों, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को 4 महीने तक के लिए रोक सकती है। एकदम राइट है दोस्तों, इसमें पहला ये 4 महीने तक रोक सकता है कौन? विधान परिषद। विधान परिषद की संरचना से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 200 के अंतर्गत हैं। दोस्तों ये वाला कथन गलत है। क्यों गलत है दोस्तों? तो आप कहेंगे जो दोस्तों अनुच्छेद है वो कौन सा है? वो 171 है। कौन सा है? 171 अनुच्छेद है।
विधान परिषद से संबंधित अनुच्छेद 171 है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। तीसरा है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कुल सदस्यों के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दोस्तों ये वाला एकदम राइट है, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं किसमें, विधान परिषद में, एकदम राइट है दोस्तों। दूसरा गलत हो गया, तीसरा राइट है। चौथा है सुमित्रा देवी उत्तर प्रदेश विधानसभा की पहली महिला स्पीकर अध्यक्ष बनी है। दोस्तों ये वाला भी गलत है। दोस्तों आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष अभी तक कोई नहीं बनी है, लेकिन पहले विधानसभा के अध्यक्ष वो थे श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, इसके ये पहले अध्यक्ष बन चुके हैं। दोस्तों आंसर क्या होगा, पहला और तीसरा सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, पहला और तीसरा सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि हमारे संविधान के तहत किसी पदाधिकारी की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की जानी है तो वह प्रधानमंत्री है, ना कि संघ का राष्ट्रपति। यह निम्नलिखित में से किसका कथन है। दोस्तों अगर जो भारत का जो संविधान के तहत किसी पदाधिकारी की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की जाती है तो वह प्रधानमंत्री है, ना कि संघ का राष्ट्रपति। यह निम्नलिखित में से किसका कथन है। तो दोस्तों ये भीमराव अंबेडकर का कथन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का ये कथन है, याद रहेगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नया पर्यटन पुलिस स्टेशन खोलने के निर्णय लिया है। दोस्तों ये कहाँ लिया है, तो ये कुशीनगर में लिया है। पर्यटन पुलिस स्टेशन खोलने का निर्णय कुशीनगर में लिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है जिसमें शामिल हैं। तो दोस्तों इसमें कितने सदस्य शामिल हैं, 26 देश शामिल हैं। कितने, 26 देश शामिल हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCSK के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। बात करें कि इसकी स्थापना वर्ष 1993 में 3 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए की गई थी, एकदम राइट है दोस्तों, पहला कथन राइट है। 1993 में इसकी स्थापना 3 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए की गई थी, एकदम राइट है। दोस्तों दूसरा है, वर्ष 2004 में इसका विस्तार एक संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। दोस्तों ये वाला कथन गलत है, क्यों। दोस्तों 29 फरवरी 2004 को इस निकाय का विस्तार गैर संवैधानिक के तौर पर किया गया था। किसके तौर पर, गैर संवैधानिक निकाय के तौर पर किया गया था। ये संवैधानिक निकाय नहीं था, गैर संवैधानिक निकाय के तौर पर किया गया था। पहला सही है, दूसरा गलत है, तो आंसर क्या होगा, गलत कथन पूछा हुआ है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो केवल 2 सही नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया था। दोस्तों याद रखना, लोकतंत्र बचाओ का नारा ये जनता पार्टी द्वारा दिया गया था। लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था, याद रहेगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। दोस्तों अगला प्रश्न है, इसमें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन ये 1992 में हुआ था। 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। दोस्तों ग्राम सभा की भूमिका और कार्य राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन है, इसमें पहला कथन है, ग्राम सभा की भूमिका और कार्य राज्य विधानमंडल द्वारा किए जाते हैं, एकदम राइट है। दूसरा है, प्रत्येक पंचायत निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दोस्तों प्रत्येक पंचायत निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी राइट है। दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। याद रखना 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये कब पारित हुआ था, तो ये दोस्तों 1992 में किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, PM श्री योजना के संबंध में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। PM श्री योजना दोस्तों ये देश के स्कूलों से संबंधित है। यह देश भर के स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए एक योजना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस मंडल में नंदी अभ्यारण्य का निर्माण किया जा रहा है। नंदी अभ्यारण्य का निर्माण दोस्तों ये मुरादाबाद में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, मुरादाबाद में। दोस्तों अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को किस हेतु अधिकृत करता है? यानी कि जो संविधान में अनुच्छेद 3 है तो दोस्तों वो नए राज्यों को दोस्तों किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए कहता है। ऑप्शन सी राइट होगा। यानी कि अनुच्छेद 3 संसद को यह शक्ति देता है कि वह किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव कौन है? तो दोस्तों दुर्गा शंकर मिश्रा ये उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव है, दुर्गा शंकर मिश्रा। दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ILO के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इसकी स्थापना 1919 में वर्साई की संधि द्वारा की गई थी, एकदम राइट है। वर्ष 1969 में इसे ग्लोबल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था, ये भी सही है। 1969 में ILO को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों नोबेल शांति पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार है? नोबेल शांति का पुरस्कार। नोबेल शांति का पुरस्कार 1969 में दिया गया था ILO को। दोनों सही है, तो क्या आंसर राइट होगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में फिलेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 4 कथन दे रखे हैं और बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। दोस्तों चारों कथनों को एक एक करके पढ़ते हैं और बताते हैं कौन सा कथन सही है। दोस्तों पहला कथन है, इसकी स्थापना कानपुर में किया जाना है। दोस्तों इसकी स्थापना कानपुर में की जानी है, दोस्तों एकदम गलत है। क्यों? इसकी स्थापना आगरा में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? आगरा में। इसकी स्थापना आगरा में की जाएगी, तो इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दोस्तों इसकी स्थापना 17 सितंबर 2022 में की गई है, 17 सितंबर 2022 में। इसकी लागत की बात करें तो दोस्तों इसकी लागत 500 करोड़ की नहीं है, 125 करोड़ की लागत है। कितनी लागत है दोस्तों? 125 करोड़। 125 करोड़ की लागत है, इसलिए दूसरा भी गलत हो जाएगा। दोस्तों तीसरा है, गैर प्रदूषणकारी श्वेत श्रेणी उद्योग के रूप में वस्त्र उद्योग को प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों ये वाला सही है, तीसरा इसमें सही है। इसे पहली फिलेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में 200 उद्यमी अपनी फैक्ट्रियां लगा सकेंगे, ये भी राइट है। दोस्तों इसमें क्या क्या राइट है हमारा? इसमें इसकी स्थापना आगरा में की जाएगी, ये वाला इसलिए गलत है। दोस्तों इसमें जो 500 करोड़ की लागत से नहीं, ये 125 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। गैर प्रदूषणकारी है, ये एकदम सही है। 200 उद्यमी अपनी फैक्ट्री लगा सकेंगे, ये भी राइट है। 3 और 4 राइट है इसमें। दोस्तों 3 और 4 राइट है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 गलत हो गई। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का पहला मॉडिफाइड बायो विलेज कहाँ स्थित है? भारत का पहला मॉडिफाइड बायो विलेज कहाँ स्थित किया गया है? तो दोस्तों ये त्रिपुरा में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ किया गया है? त्रिपुरा में। मॉडिफाइड बायो विलेज त्रिपुरा में स्थापित किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दोस्तों अस्पृश्यता के संबंध में ये दोस्तों अनुच्छेद 17 में दिया गया है। पढ़ लेते हैं एक एक करके कथन। पहला कथन है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया है। दोस्तों ये वाला कथन गलत है। क्यों? ये दोस्तों भारतीय संविधान है, उसमें अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है। अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है किसे? भारतीय संविधान में। ये दोस्तों अनुच्छेद 17 में है, अनुच्छेद 17 में दिया गया है, इसलिए दूसरा राइट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 प्रकृति में निरपेक्ष है, ये वाला सही है। दूसरा सही है, पहला गलत है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। केवल 2 सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? केंद्र सरकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दोस्तों पहला है, मंत्रिमंडल केंद्र सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण होता है। जो दोस्तों मंत्रिमंडल है वो केंद्र सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण होता है, तो दोस्तों ये वाला गलत है। केंद्र सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिमंडल नहीं होता है, ये वाला गलत हो जाएगा। दोस्तों दूसरा है, प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, ये वाला सही है। दोस्तों प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा का बहुमत प्राप्त है तब तक वह प्रधानमंत्री पद पर बना रहेगा।
जब वह लोकसभा का विश्वास खो देता है तब वह बर्खास्त कर दिया जाता है या फिर उसे इस्तीफा देना पड़ता है। तो दोस्तों दूसरा सही है। तो आंसर क्या होगा? केवल 2 सही हो जाएगा। केवल 2 सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, केवल 2। दोस्तों अगला प्रश्न है, सरकार के संसदीय स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सरकार का जो संसदीय स्वरूप है उसके संदर्भ में कौन सी कथन सही है? दोस्तों पहला कथन है, सरकार का संसदीय स्वरूप निरंकुशता को प्रतिबंधित करता है। सरकार का संसदीय स्वरूप निरंकुशता को प्रतिबंधित करता है। दोस्तों ये वाला एकदम राइट है। दूसरा, इस रूप में विधायी और कार्यपालिका अविभाज्य है। विधायी और कार्यपालिका अविभाज्य, ये भी सही है। दोस्तों दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दोस्तों राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यह जनवरी 2019 में शुरू किया गया था। जनवरी 2019 में शुरू किया गया था। वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने का यह देश का पहला प्रयास है। दोस्तों एकदम राइट है। जो दोस्तों राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है, ये देश का पहला प्रयास किया गया है, एकदम राइट है। दोस्तों दूसरा है, हाल ही में केंद्र ने वर्ष 2026 तक पीएम सांद्रण में 40% की कमी लाने का लक्ष्य रखा है। कितनी प्रतिशत का? 40% की कमी लाने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों ये भी राइट है। दोस्तों दोनों कथन राइट हो गए, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। दोस्तों अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की 22वीं बैठक में भारत के किस शहर को शंघाई सहयोग संगठन पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के लिए नामित किया गया है? तो दोस्तों ये सभी को पता है, वाराणसी को नामित किया गया है। पहली पर्यटन राजधानी ये वाराणसी बन गई है। दोस्तों अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21A के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 21A। दोस्तों बात करें अनुच्छेद 21A, यह 2002 के 82वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों यह वाला गलत है। क्यों? दोस्तों अनुच्छेद 21A 2002 के 86वें संविधान संशोधन, कौन सा है? 86 संविधान संशोधन है, इसलिए ये वाला गलत है। दोस्तों यह प्रावधान करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। दोस्तों ये वाला एकदम कथन राइट है। दोस्तों अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा का प्रदान किया गया है, और क्या किया गया है कि वह राज्य है वो 6 साल से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री में शिक्षा प्रदान करेगा। दोस्तों ये दूसरा सही है, पहला गलत है। तो आंसर क्या होगा? केवल 2। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 सही है। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, 51 प्रश्नों तक। अगले क्लास को हम 52 नंबर प्रश्न से हल करेंगे। दोस्तों क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। दोस्तों आपको इसमें बताना है कि आपके कितने प्रश्न ठीक हुए हैं 51 प्रश्नों में से। दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में 52 नंबर प्रश्न से। तब तक के लिए जय हिंद।